I welcome you all from the bottom of our hearts on behalf of Team Haifa. क्या बात है, बजा ताली। माननीय श्री अजय कुमार मिश्रा जी रिबन काट करके इस माहौल का, इस प्रोग्राम का ये कुछ मिले मसाला। मैं नहीं, सहारा में। अरे अपना कोई हाइफा हाइफा अच्छा ही है। ठीक है आइए फोटो में ठीक है ओके ठीक है हाँ। फोटो सेट कर दिया तूने। अरे मैं पब्लिक में आई आगे हाँ इसी करा हर शुरुआत हमारे यहाँ दीप ज्वलन से होती है, तो हम यहाँ दिया जलाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। उससे पहले जबकि हम मुंबई में हैं, तो मुंबई का राजा जो है उसके बारे में जय घोष कर लेते हैं। गणपति बाप्पा! गणपति बाप्पा! अब थोड़ी जान में जा रही है, चल रहे हैं। हाँ भाई बोलना। हाँ कर ले तो पैसा किसी को भी जाना है बोल रहा है मोहन की तरफ। हाँ वो लड़के को हाँ सारे मुख्य अतिथि आज उपस्थित हैं। इन सब लोगों ने मिलकर के एक नई पहल प्रारंभ की है, जिसमें डॉक्टर अयोध्यधर, श्री नीलांजन भट्टाचार्य जी, हिमांशु झुंझुनवाला जी, हिमांशु मेहता और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अचानक जल्दी बुला लिया गया। तो नाम जब तक लिख करके मुझे मिलता तब तो जो नाम मुझे जानकारी में है वो मैंने आपके बीच में रखे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है और आप सभी आए हुए सम्मानित चिकित्सकगण, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, एक नई शुरुआत हाइफा के द्वारा मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं जो आप भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करता है, लेकिन ये दल भारतीय जनसंघ से निकला था। उस समय जिन्होंने इस राजनीतिक पार्टी की फिलॉसफी तय की थी, जो विचार तय किए थे, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। उन्होंने एक मिशन देकर के इस राजनीतिक दल को बनाया था। उन्होंने 6 चीजें कही थी, जिसमें पहली बात उन्होंने कही थी कि हमारी सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए। लोगों के लिए होने का सीधा उनका अर्थ यह था कि लोगों की जो जरूरतें होती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी चिकित्सा, शिक्षा के साथ साथ सब लोगों के पास रोजगार हो,
सबके पास भोजन की सुविधाएं हो, सबके सम्मान और संपत्ति की गारंटी हो सुरक्षा की। ये उन्होंने पहला मिशन दिया था। दूसरे 5 उन्होंने मिशन और जोड़े थे। एक था देश की आंतरिक सुरक्षा, तीसरा था देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण, चौथा था व्यवहारिक विदेश नीति जिसमें हम अपने राष्ट्र के हितों को लेकर के पूरे विश्व में अपनी बात को रख सके, पांचवा था देश आर्थिक रूप से ताकतवर हो, आत्मनिर्भर हो और अपनी जरूरतों को पूरा करने लायक उसकी इकोनॉमी हो। और छठी और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी, वो ये कही थी कि ये देश हजारों साल पुराना है। दुनिया में बहुत सारे लोग अभी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, एक दूसरे को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन ये देश हजारों साल पहले से इसी रास्ते पर चल रहा था। बीच में कुछ ऐसा हुआ जब हमारे देश में दूसरे जगहों के आक्रमणकारी आए, जिसके कारण हमारे देश की संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई। तो जो छठा और अंतिम उन्होंने लक्ष्य रखा था वो ये रखा था कि हमको अपने राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापित करना है और उसके साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के इतिहास और भारत की परंपराओं के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर अपने राष्ट्र को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करना है जो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, माने सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोग हो, सब लोग स्वस्थ हो। और उसके साथ साथ ये कहा था कि हम एक देश, एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में भले जाने जाते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति कहती है 4000 वर्षों पहले एक ग्रंथ हितोपदेश लिखा गया था जिसमें पंडित नारायण शर्मा ने उस समय कहा था कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करेगा और हमारा जो स्लोगन होगा, जो ध्येय वाक्य होगा, वो ये होगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। हम व्यक्ति के रूप में केवल अपने लिए नहीं जिएंगे। ये जो लक्ष्य थे, इन लक्ष्यों में जब अगर हम ये कहेंगे कि हम व्यक्ति के रूप में केवल अपने लिए नहीं जिएंगे, तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो बैठे हुए लोग हैं ये ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जो वास्तव में दूसरों के लिए जीते हैं। चिकित्सक हो या चिकित्सा में जो भी लोग सहयोग करते हैं, वो सफाई कर्मी हो, फार्मासिस्ट हो, हमारे जो लैब होते हैं उनके टेक्नीशियन हो, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने वाले लोग हो, सफाई कर्मी हो, ऐसे सारे लोग पूरी दुनिया कैसे स्वस्थ रहे, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, इसके अंदर आने वाले लोग कैसे स्वस्थ रहे, उनकी चिंता निरंतर करते हैं। आप सब उन्हीं व्यवसाय से जुड़े हैं। मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये बड़ी बात होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं हम दुनिया में करते हैं, लेकिन जो पहली बात हमेशा कही जाती है और हमारे घरों में भी सिखाया जाता है कि पहली जरूरत व्यक्ति की स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात कही जाती है शिक्षा, और तीसरी बात ये कही जाती है कि हमारी जरूरत के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है, यानी हमको भोजन। चौथी चीज कि प्रकृति की ऐसी व्यवस्था हो जहां पर हम अच्छे से सांस ले सकें, अच्छा पानी पी सकें, अच्छा भोजन उपलब्ध हो सके। ऐसी जो काम है ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। बाद में तो आदमी का व्यक्तित्व विकसित हो जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई हवाई जहाज चलाता है, कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई व्यवसाय करता है। लेकिन अगर मूलभूत जरूरत आप देखेंगे तो आपकी हेल्थ,
आपकी शिक्षा और आपकी जरूरतें। अगर ये आपके पास है तो आपका बौद्धिक विकास भी होगा, आप समाज में भी अपना अच्छा स्थान बनाएंगे और उसके साथ साथ आप समाज और देश के लिए भी काम कर सकेंगे। उस दृष्टि से ये एक नई पहल है। चिकित्सक लोगों को उनका बड़ा व्यवसाय होता है, उनकी बड़ी भूमिका भी होती है समाज में, लेकिन उनको जो सहयोग करने वाले लोग हैं उनकी भी उतनी ही भूमिका होती है। चिकित्सक अच्छे तरह से काम कर सके उसके लिए जरूरी होता है कि उनके साथ जो लोग सहयोगी के रूप में जुड़ते हैं उनकी क्या भूमिकाएं हैं। वो एक तरह से जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर में कहते हैं नींव का पत्थर, जो नींव में ईंट लगती है उसको कोई देख नहीं पाता, ऊपर का मकान सब लोग देखते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा घर बना है, लेकिन उस घर को बनाने में बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको कोई कभी जान नहीं पाता कि इसमें क्या क्या हुआ था। उस दृष्टि से ये हाइफा के द्वारा जो पहल है इसमें चिकित्सकों का तो बड़ा योगदान रहेगा ही, और मैं समझ रहा हूं कि डॉक्टर ही इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप उन्हीं के हाथ में है। लेकिन उन लीडर्स ने ये प्रयास किया है कि वो चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, वार्ड बॉय हो, हमारे जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो हो, लैब टेक्नीशियन हो, या हमारे अस्पतालों का जो प्रबंधन देखते हैं, उन सबको एक मंच पर लाया है। और उस दृष्टि से ये बहुत बड़ा प्रयास है। मैं समझता हूं कि शुरुआत है। अभी इनके आयोजकों से मेरी अभी बात हो रही थी तो सब कह रहे थे कि ये नया विजन है, नए तरीके से सोचा गया है। मैं समझता हूं कि ये दुनिया में अगर फैलेगा तो निश्चित रूप से आपकी इस मान्यता को लोग हाथों हाथ स्वीकार करेंगे और आप ये शुरुआत करेंगे तो इसका श्रेय भी आपको मिलेगा और सम्मान और यश भी आपको प्राप्त होगा। मैं आपका ये कार्यक्रम सफल हो, आयोजकगण जो मिशन लेकर के चल रहे हैं उनका मिशन सफल हो, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। मुझे भी आपने अपने साथ जोड़ा, मुझे आने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए कैमरे में इधर कैमरे में आ गई। चल यहाँ पर and brand building acumen, Dr. Vajpayee is a driving force in modern healthcare. Let's honor this dynamic trailblazer, shaping the future of medical excellence. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल वाजपेयी है और मैं एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट का ग्रुप सीईओ हूँ। आज इस मंच पे मंत्री महोदय चले गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज इंसान की सबसे बड़ी जरूरत हेल्थ है और हमारा देश इस समय इसके लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि उनकी करंट गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम लोग एक कैंसर हॉस्पिटल मैनेज करते हैं और देश के कई कोनों में हमारे हॉस्पिटल्स हैं, तो हम दो चीज़ का खास ध्यान रखते हैं। आपको इलाज की पद्धति और इलाज के बारीकियां तो डॉक्टर देशपांडे अभी बताएंगे, लेकिन पहली चीज जो कैंसर में हम लोग हर मरीज के साथ चाहते हैं कि ये उसके साथ ना रहे, वो है द फियर ऑफ कैंसर। जो कैंसर का डर है वो सबसे पहले हम मरीजों से निकालना चाहते हैं।
और इसीलिए हम अपने सारे स्टाफ को ऐसे ट्रेन करते हैं कि कैंसर को भी एक मामूली बीमारी जैसे डायबिटीज हो गई उसके जैसे ही समझा जाए। सो अगर वो डर निकलता है तो पेशेंट्स का आउटकम इज मच बेटर, बहुत अच्छा होता है। और वही हम कोशिश करते हैं कि सारे सेंटर्स में अपनी नर्सेस, अपने टेक्नीशियंस, अपने लैब टेक्नीशियंस सबके थ्रू ये हम प्रोपोगेट करें। दूसरी चीज, चूंकि मैंने आपको अभी आयुष्मान भारत के बारे में बोला, जो कैंसर का इलाज है, जो ट्रीटमेंट की पद्धति है वो कॉन्कॉमिटेंट इन नेचर हो गई है, जहां पे सर्जिकल, मेडिकल, रेडिएशन, डायग्नोस्टिक्स ये सब की जरूरत पड़ती है। और गाइडलाइंस के तहत कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए इलाज का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट में हम सारे मरीजों को पैसे के अभाव में कभी भी ट्रीटमेंट मना नहीं करते हैं। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो है ही हमारा अंबाला हिल हॉस्पिटल, जिसके तहत हम उनको चैरिटी करते हैं, लेकिन देश के किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई भी ऐसा मरीज आता है जिसको पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहा है, तो हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अदर इंस्टीट्यूशंस, डोनेशंस सब खुद अपने तरफ से इकट्ठा करते हैं और पेशेंट्स को पास ऑन करते हैं। तो ये दो चीजों का हम खास ध्यान रखते हैं अपने सारे हॉस्पिटल्स में, और इसी तरीके से हम कैंसर का अच्छा इलाज प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हम चाहेंगे मिस मेधा जी आप स्टेज पर आएं, और विश्वजीत मंडल जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। राहुल जी आपको स्टेज पर रुकना है, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। विश्वजीत मंडल जी। विश्वजीत मंडल जी, जरा आपको थोड़ा सा तेज दौड़ के आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको वापस आना पड़ेगा थोड़ी देर में। अब हम स्वागत करते हैं पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत देशपांडे जी का। सर प्लीज आइए और अपने विचार यहाँ रखिए। Please welcome Padma Shri Dr. Ramakant Deshpande, a legendary name in surgical oncology with over 40 years of experience, especially in breast and thoracic cancers. A pioneer of thoracoscopy surgery in India, he served for decades in Tata Memorial Hospital and co-founded the Asian Cancer Institute chain. A respected teacher, author and recipient of multiple global honors, he continues to shape the future of oncology. Let's applaud the visionary healer and leader, Dr. Ramakant Deshpande. धन्यवाद। हाइफा और इतर जो पदाधिकारी जो यहाँ हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। जिस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर वाजपेयी चीफ है वहीं पे मैं काम करता हूँ कैंसर सर्जन की हैसियत से। 40 साल से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है और ज़्यादातर मैं ब्रेस्ट, लंग कैंसर, इसोफेजियल कैंसर वगैरह ट्रीट करता हूँ। नॉर्मली किसी भी हॉस्पिटल की आइडिया होती है या बात चलती है तो डॉक्टर की बात तो ज़रूर होती है, लेकिन चीज़ ऐसी देखी जाती है कि मंदिर के शिखर का तो सब लोग देखते हैं, लेकिन उसकी जो नींव पड़ी होती है, जैसे मिनिस्टर साहब ने बोला, तो उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, उसके बिना मंदिर बनता ही नहीं है। तो हॉस्पिटल में जब आप पहली बार जब जाते हो, कभी पहली बार आपको डॉक्टर का चेहरा सामने नज़र नहीं आता। रिसेप्शनिस्ट होती है, नर्सेस होते हैं, बैकग्राउंड स्टाफ जो होता है, क्लिनिक स्टाफ होता है, यही तो नज़र आता है आपको। और एक कोई भी हॉस्पिटल का अगर आप स्टैंडर्ड निकालने जाएंगे तो ये पूरे लोग साथ में उसी स्टैंडर्ड से, उसी लगान से अगर काम करते हैं तो ही वो हॉस्पिटल अच्छा बन सकता है। बहुत बार ऐसा होता है यहाँ डॉक्टर साहब अच्छे हैं लेकिन ये प्रॉब्लम निकल गए, ऐसे होता है। तो जब तक ध्येय जो होता है तो ये प्रॉब्लम ऐसा आता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी चला गया
तो उसे एक कुछ तो एक स्ट्रक्चर बन रहा था, स्कूल बन रहा था। तो उसने एक आदमी को पूछा, पहले वाले आदमी को पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं? भाई नौकरी कर रहा हूँ, पैसे मिलते हैं, मैं बनाता हूँ। वैसे क्या बना रहे आप? एक वॉल्स बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, बस बात खत्म हो गई। दूसरी बात को उसने दूसरे आदमी को उसने पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे ज़रूरत है, इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसके लिए ऐसा होता है। तो ये क्या बना रहे हैं? जो मालिक भाई बना रहे हैं वही बना रहे। तीसरे आदमी को उन्होंने पूछा, भाई साहब मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, शिक्षा का मंदिर बना रहे हैं। जब ये मंदिर अच्छा बनेगा तभी तो शिक्षा होगी, यहाँ पे बच्चे आएंगे, कूदेंगे, इनके अगली प्रजा अपनी बनेगी। तो ये जो उत्साह होता है, ये अगर उत्साह हर किसी के आदमी के अंदर हो, और इसके लिए कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन जब पूरा का पूरा जो स्टाफ है डॉक्टर से लेके नीचे तक अगर एक ही लेवल पे कमिटमेंट पे अगर होता है, तभी वो हॉस्पिटल अच्छा बन सकता है। और ये कमिटमेंट जो है, डॉक्टर छोड़ के जो बाकी वाले लोगों की जो कमिटमेंट है, उनको रिकग्नाइज करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए हाइफा ने जो ये जो प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए बहुत सोच इनकी गई होगी इसमें, और इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज़ हाइफा, प्लीज़ कीप इट अप। और ये बहुत सराहनीय प्रोग्राम है, ऐसे ही इनका काम अच्छा चलता रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा स्टेज पर ही रुकिए। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं और आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो मेधा जी, आपको हम वापस रिक्वेस्ट करेंगे। डॉक्टर विश्वजीत मंडल जी, आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आइए और हमारे इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का सम्मान कीजिए। तालियां थोड़ी कम बज रही हैं, जो फोन नहीं चला रहे हैं तो डेफिनेटली ताली बजा सकते हैं। तालियों का पीछे का एक रहस्य बता दूं, जहां तक मैंने सुना है तालियां बजाने से आपका हार्ट बहुत अच्छा रहता है, पूरी बॉडी में कंपन बनी रहती है। रमाकांत सर, डॉक्टर रमाकांत सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब तक हमारी ट्रॉफी आ रही है तब तक पूछना चाहती हूँ कि आप लंग के स्पेशलिस्ट हैं, तो जब हवा अंदर आती है लंग्स फूलते हैं, जब हवा बाहर जाती है लंग्स निकलते हैं, तो ऑक्सीजन कब अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कब बाहर जाता है? देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सब हमारे आसपास है, और क्या होता है कि जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, और अंदर जाके वहाँ पे गैस ट्रांसफर होते हैं ब्लड के अंदर से। और लंग की कंडीशन जैसी रहेगी, अच्छा लंग होगा तो अच्छा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर लंग अच्छा नहीं है, किस लिए लंग अच्छा ना होगा कि कहीं स्मोकिंग करते हैं, पोल्यूशन को एक्सपोजर होता है, कहीं पूरे गैसेस अंदर चले जाते हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन चला जाता है, लंग खराब हो जाता है, तो ऑक्सीजन अंदर जाने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इन लोगों को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, और उस कारण से कैंसर भी इनको ज़्यादा हो सकता है। इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन जो होता है, तो ये प्रक्रिया जो है ये डिफिकल्टी में आ जाती है, और आदमी को सांस लगने शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट टॉलरेंस भी मुश्किल हो जाता है, सर्जरी भी मुश्किल हो जाती है। इसके लिए अपनी आदतें अच्छी रखें, पोल्यूशन को अवॉइड कर दे, और थोड़े सोशली एक्टिव हो जाए। कहीं दिखता है कि कहीं सोशल पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ अपनी उठानी चाहिए। तो उसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज, जनरल नॉलेज बहुत जरूरी है। देखा, अब हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शंकर सावंत का, जो बहुत बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डर्मेटोलॉजी पे याद आया कि जो हमारी स्किन है वो हमारे सेकंड लंग होते हैं, बिकॉज इनके थ्रू भी हम सांस लेते हैं।
तो स्वागत करते हैं डॉक्टर शंकर सावंत का। Please welcome Dr. Shankar Sawant, MD in dermatology, a renowned expert with over 2 decades of experience. He is the medical head and chief hair transplant surgeon and Rejoice Hair Transplant Clinic. Dr. Sawant has performed more than 1,000 hair transplants trained in Korea and served as a consultant at top hospitals like Kokilabad and Seven Hills. An award-winning academic, he has also taught dermatology as an assistant professor for 9 years. He is dedicated to advancing skin and hair care and bringing quality treatment to underserved communities. Let's give him a warm welcome to Dr. Shankar Sawant. धन्यवाद हाइपा एंड मैं डॉक्टर शंकर सावंत स्किन स्पेशलिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो बेसिकली आज के ज़माने में हेयर इतना इम्पोर्टेंट बन गया, बाल इतने इम्पोर्टेंट बन गए बिकॉज इट गिव्स अ पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस टू। सो अब हम देखते हैं कि जिसके बाल चले जाते हैं आजकल 25, 26, 27 साल शादी के पहले बाल चले जाते हैं और बहुत सारे लोग फिर उसके से डिप्रेशन में स्ट्रेस में जाते हैं। तो अभी हेयर में इतना उत्क्रांति आ गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरापी, PRP, हेयर ट्रांसप्लांट, विग्स, हेयर एक्सटेंशन, आज कोई भी आदमी को कितने अच्छे बाल चाहिए उतने अच्छे बाल दे सकते हैं हम लोग। और इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का हमारा क्लिनिक ऑफ चॉइस है बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर और बहुत सारे सिटीज़ में हमारे फ्रेंचाइजीज भी है। और उसके ज़रिए हम लोग हेयर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और हम लोग ने अभी एक नया उपक्रम चालू किया कि टेलीमेडिसिन इन डर्मेटोलॉजी इन स्किन। तो आप अभी मैंने सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्मॉल विलेज से 100 रुपीज़ में हम लोग स्किन कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन के द्वारा देते हैं। उससे क्या होता है ना, स्किन डिसीजेज बहुत सारे पेशेंट स्किन डिसीज के स्किन स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लेस में ही है, स्मॉल प्लेसेस में अभी तक पहुँचे नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, डिसीजेज क्रॉनिक हो जाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो डिसीजेस क्रॉनिक बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ने अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन एट ईच विलेजेस एक नया कंसेप्ट चालू किया। अभी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, बाद में रत्नागिरी लेंगे, बाद में पालघर लेंगे। तो आप कोई भी इसमें हमारे साथ शामिल होना है, आपका भी योगदान देना है तो ज्वाइन हो सकते हैं। और धन्यवाद हाइपा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेधा जी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, आई एम सॉरी आज को आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम। डॉक्टर विश्वजीत मंडल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सबको बता दूं कि मेरे त्वचा और बालों का राज भी डॉक्टर शंकर सावंत है। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हम बुलाते हैं डॉक्टर जयहम दबार, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो ही इज स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। Good afternoon everyone. Thank you Haifa for giving me this opportunity. So as Deshpande sir is an expert surgical oncologist, I am a medical oncologist. Medical oncologist का काम रहता है chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, basically treating cancers medically. In my OPD, I see so many cancer patients, but of late एक बहुत ही heartbreaking चीज जो मैं देखता हूँ is the increasing number of young patients. I see so many individuals of my age coming to me in OPD with a diagnosis of cancer, and that too with stage 4 cancer, which is absolutely heartbreaking because these individuals are integral parts of their families, integral parts of the nation also.
And when they have an advanced cancer, it is truly disappointing and heartbreaking. So how do we tackle this? What do we do? We hear so much about COVID, pandemic, that everybody is so scared of it, but why aren't we talking enough about cancer? Cancer, unfortunately, is a pandemic, and this pandemic is here to stay. How do we beat it? I think I'm sure 50 to 60% of cancers are preventable. Preventable by awareness and screening. Awareness should start at school, I feel. Children should be aware what is cancer, in a basic form of course, and understand the symptoms of cancer. One thing we should all remember, cancer detected early is curable. And the second most important thing is screening. The good thing about cancer is कि ये बीमारी हमको time देता है before it has symptoms, and we should catch that disease at that point of time. This is called screening. Screening मतलब क्या? Normal individual में test करा के बीमारी को जल्दी पकड़ना. Screening plays a very important role in breast cancer, colon cancer. Just to give you a simple example, COVID time में जब pandemic बहुत ही peak पे था, we had so many patients who were doing HRCT scans for COVID. I'm sure Deshpande sir will agree with me. At that time we had so many early lung tumors getting detected just because an HRCT was done. So this is something how screening is effective. We have a small foundation called the NK Dabur Cancer Foundation. Once a month we go to the interiors of Maharashtra, interiors of India, Gadchiroli, Gondia, various districts, and we conduct free cancer screening camps for breast cancer and head and neck cancers. For patients who are diagnosed with cancer via these camps, we bring them to Mumbai and we arrange for free chemotherapy and free surgery for these patients also. I think it's important that as a medical oncologist, we give back to society and do something for the country. The previous speakers mentioned something about Ayushman Bharat. We have spoken to various government officials to make Ayushman Bharat 2.0, which should include immunotherapy, targeted therapy also in these schemes so that everybody can access these important treatments. So friends, cancer is treatable. We should be aware and get yourself screened. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं वेदा मांजरेकर यांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर आपले विचार मांडावे. जोरदार तालियों के साथ स्वागत. नमस्कार. हाइफा के जो आयोजक है पिंकू मोंडा जी और उनकी पूरी टीम, माननीय मंत्री महोदय जी और सब मेरे भाई बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार. पिंटू जी ने मुझे इस योजना के बारे में जब मेरे से बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को, महेश मांजरेकर को, उन्होंने कैंसर फाइट किया, उसके लिए उनकी जो ट्रॉफी दी गई है वो उसका स्वीकार करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ. तभी मैंने हॉस्पिटल का लाइफ बहुत नज़दीक से देखा. डॉक्टर्स तो है ही, लेकिन उनके साथ बाकी के जो वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, बाकी के जो स्टाफ होता है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, उनका सम्मान करने के लिए ये प्रोग्राम इन्होंने चालू किया है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. और मैं महेश की तरफ से भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने ये अवार्ड उनको दिया और हमारे दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. ये पहला प्रोग्राम है इसका और बस ये चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. Now I call
call upon on the stage Mr. प्रेसिडेंट निरंजन भट्टाचार्य जी से आकर के हमारे डॉक्टर दबार का सम्मानित करें। सर आपसे एक क्वेश्चन भी था। Sir, I need to ask you about the cervical cancer vaccines, HPV, I have heard. So, I need the awareness sentence about at what age it can be taken and what all the details I need to know. I think that's an excellent question and it's good that you brought this up. So, just to give you an example, Australia had introduced the cervical cancer vaccine around 15 years back and made it compulsory. Today, the incidence of cervical cancer in Australia is less than 5%. That is how effective this vaccine is. I'm really grateful that the government of India has introduced this vaccine, made so much noise about it, and we will see the benefits of this vaccine after 10 years in India also, where the cervical cancer incidence will dip drastically. So, all school-going girls should take this vaccine between the ages of 9 to 16. I believe it should be taken before the onset of sexual exposure because this vaccine works against HPV, which is a virus, which is the main cause of cervical cancer. So yes, definitely it should be made an important part of the vaccination schedule. थोड़ा सा आगे आ जाइए सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रकाश सेल्वम का, जो हमारे साथ चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से यहाँ तक का सफर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रकाश ऑर्थोपेडिक हैं। Good morning to everyone. Vanakkam. I am Dr. Prakash Selvam, orthopedic surgeon, senior orthopedic surgeon, coming from Chennai. I am doing a replacement surgeon, basically a trauma and orthoplastic surgeon. We do a lot of hip replacement, knee replacement, and of course the many speakers, everybody is talking in Hindi. It's a little bit difficult for me to catch up with the speed of the language. So I am thankful to the Haifa. Whenever some kind of meeting happening throughout the country, we used to wonder as a medical people, though you are a doctor, nurse, housekeeping, whoever it is, but most of these encouragements, functions, appreciations and awards, all these ceremonies happens to the people who are in the cine industry and sports industry, when they give a lot of applause and things like that. But this Haifa has taken this one as a step to appreciate the work of the medical professions, whether they are doctor, nurses or the support staffs. And I'm thankful to the Haifa and the team for giving this an opportunity, to inviting me from all the way and recognizing our work. Thank you very much. थैंक यू सर। आपसे एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगी। ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिटी जो आपकी होती है, उसमें किस रोग का सबसे ज़्यादा इलाज होता है? English. Sorry. In your forte of work, what is the majority of operations or troubles or problems you find from your patients, local patients? Which is the majority of problem? Yeah. From the orthopedic point of view, our country, especially India, I've been traveled to many countries for learning purpose. I trained in CMC Vellore and one of the main centers in the country. From the orthopedic, we do a lot of surgeries because the orthopedic has grown in such a big way. It's gone into subspecialties like arthroplasty, that is joint replacement, and spine surgery, foot and ankle surgery, and pelvic acetabular surgery, trauma surgery, and arthroscopy, sports injuries. So the speciality of the orthopedics has gone so wide,
and our country is progressing very fast, especially in medical, and that too in orthopedic side, because I am into that fraternity, so I am talking about it. Because now the kind of people coming for surgery, especially opinions, whatever it is, it varies from age, younger age to older age. But the major problem, because I operate a lot on geriatric patients, older individuals, they come with the fractures in the hip region because of osteoporosis. That's one of the main problem for the Indian population, especially after 60 years, females, they develop osteoporosis, and simple fall, they will have a fracture in the hip. That should be avoided. That like how the oncologist was talking about the screening. The same way, after becoming older, you just have to get a consultation so that we can avoid this type of fractures. And we do a lot of knee replacement. That's one of the main problem, because we have a genetic propensity to develop a knee problem, that is osteoarthritis of the knee. And we have robots now to give absolute precision, perfection, so that the patient can walk immediately after the surgery and the day of surgery. And before we used to operate and keep them for 10 days, 15 days inside the hospital. Now on the third day we discharge them. So there are a lot of advancement is happening. And for most of these, main purpose of orthopedics is movement is life. That's the quote I used to tell to the people. Because once you keep moving, there will be the heart function, the liver functions, everything will be good. So that's the main aim of orthopedics. थैंक यू वेरी मच। मैं मेघा जी को और विश्वजीत मंडल जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे डॉक्टर का सम्मानित करें। सो बहुत बड़ा लेसन मिला, चलते रहिए, जीवन चलने का नाम, चलते रहिए सुबह शाम। जोरदार तालियां। ये भी लेना था क्या? आप मुझे क्या चालू किया नाम नहीं, ये कल ही बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बुलाना चाहते हैं डॉक्टर प्रवीण खाले जी को। ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल से। थैंक यू हाइफा टू इनवाइट मी। मैं डॉक्टर प्रवीण कहाले, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और दिल की बीमारी का इलाज करता हूँ। तो मेरा ये मानना है, वेदर चाहे कैंसर हो या हार्ट डिसीज, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। डिजेनरेशन ऑफ बॉडी एंड अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन जो कैंसर के लिए अप्लीकेबल है, वो हार्ट डिसीज के लिए भी अप्लीकेबल है, जिसे हम कहते हैं डाइट, एक्सरसाइज एंड व्हाट वी से इज अ लाइफस्टाइल। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है। सडन हार्ट डिसीज स्पेशली कोरोना के बाद यह देखा गया है कि जो व्यक्ति जो कमज़ोर दिल वाले थे, उसको कोरोना ने काफ़ी डैमेज किया है। सो जो हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, वो यह हमारे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा होता है, जो बिल्कुल हमारी लाइफस्टाइल से ही प्रेरित होता है। तो हमें अगर हम एक अच्छी लाइफस्टाइल करते हैं, तो इसका अवेयरनेस, जैसे हमारे कैंसर के डॉक्टर ने भी कहा है, हमें समाज में फैलाना है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने मैंने देखा है कि उनके क्लिनिक में उनसे भी कम उम्र के लोग कैंसर से पीड़ित है। तो सेम चीज़ हमारे ओपीडी में भी हम देखते हैं कि मुझसे कम उम्र वाले हार्ट अटैक से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैम
सर राहुल सर अजय सर यहाँ पे बीच में आ रहा अभी हमारे। थैंक यू। देवियों और सज्जनों, एकता में भी अनेकता है। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम भी एकता है। क्या बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे माननीय अतिथियों को कि थोड़ा सा और नजदीक आना है, ताकि हमें हमारे मीडिया पर्सन्स को पूरा फ्रेम मिलेगा। क्या बात है। कोई नहीं आएगा। मोबाइल थोड़ा पीछे हो जाओ। ओ सर पीछे सर यार, हम लोग को तो करने दो ना। मंजू भाई आओगे, मंजू जरा। वो तो सुबह में अभी आ चलो सर, यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ यू लुक हियर। एक का अनाउंस कर दो, गेट सामने। Hello and welcome here. Our honorable guest is here, Mr. Ajay Kumar Mishra. स्वागत करते हैं अजय कुमार मिश्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत। हमारे बैक द स्टेज वाले खिलाड़ी हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अब बुलाते हैं Mr. Krishnendu Singh, the chairman of IPA. नमस्कार। जय बम्बई, जय महाराष्ट्र। आज एक चमत्कार दिन है। आप लोग बड़े बड़े कृति पुरुष, आप लोग एक एक को अलग अलग करके बोला नहीं जाता है, धन्यवाद नहीं दिया जाता है। आप लोग का अंदर इतना गुण है। आप लोग जो हमारा मुख्य जो आज चीफ गेस्ट जो अजय मिश्रा जी ने कहा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्लियर किया है कि उनका मिशन क्या है। और वो पिंटू मंडल जी ये मिशन का आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को साथ रहने के लिए कहा। हम लोग ने सब साथ देने के लिए यहाँ पे आज तैयार हूँ। आज अभी से रात तक ये चलते रहेगा। बड़े बड़े महान बड़े बड़े जो डॉक्टर बोलने से छोटा बात बोला जाता है, ये लोग समाज सेवक है। हम लोग आप लोग सब कुछ ये करके हम लोग को यहाँ पे हाईपा का मंडप पे आए हैं। हम लोग ने आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। हाईपा का तरफ से आप लोगों को सबका स्वागत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग को आज जो मिशन है वो पूरा होंगे और एक एक करके हम लोग सबको हम लोग बुलाएंगे। नमस्कार। धन्यवाद सर। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकालते हो और ऑक्सीजन को किस तरह से आप ग्रहण करते हो। तो इसके लिए क्या करना है आपको? सिंपल ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट।
this is very simple technique, but if you just practice for 1 minute, खाली अगर आप 1 मिनट अगर आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर स्टार्ट करेंगे, आप बिलीव करें कि जो कंप्रेशन होता है, डॉक्टर साहब ने एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया, पॉल्यूटेड एयर इनसाइड, वो आप पूरी तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। उसके साथ एक छोटी सी और कोशिश करनी होती है, आपके चेहरे पर एक सिंपल सा मुस्कान रखनी होती है। इफ यू आर क्लैपिंग, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट एंड स्माइलिंग, you believe me, you are going to toxify yourself like anything, detoxify like anything। और इसका जो सुकून है आपके चेहरे पे दिखता है, चेहरे पे रक्त का संचार होता है, आपका हार्ट मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके दोनों हाथ हैं, आपके दोनों हाथों में भगवान ने इस तरह से रचना बनाई है कि आपके सारे शरीर के जितने वाइटल ऑर्गन हैं, जिनको आप पंच तत्वों से जोड़ते हैं, डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा अगर मुझे 2 मिनट का समय मिलेगा। जिस तरह से हम बात करते हैं पंच तत्व, वो क्या है? सिंपल सा प्रैक्टिस है लाइफ में। अगर जीवन में जल नहीं होता तो शायद कुछ भी नहीं होता, राइट? सो वाटर एंड किडनी इज रिलेटेड टू योर वाटर पार्ट ऑफ योर बॉडी। पानी हुआ, उसके वजह से लकड़ी की उत्पत्ति हुई। गॉल ब्लैडर एंड लिवर आर रिलेटेड टू योर वुड पार्ट ऑफ द बॉडी। जब भी फ्रिक्शन हुआ, लकड़ी ड्राई हुई, सूखी, फ्रिक्शन की वजह से अग्नि की उत्पत्ति हुई, दैट इज हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जब आग ने लकड़ी को जलाया तो धरती की उत्पत्ति हुई। उसमें स्टमक एंड स्प्लीन इज रिलेटेड टू योर अर्थ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड अर्थ के नीचे मेटल हमेशा निहित होता है। हमारे शरीर में भी वही है। तो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज आवर मेटल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये तो आपके 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन हो गए जो आपके ये दोनों हाथों में है। तो आप जब श्वास भरते हैं, ब्रीदिंग के साथ इस तरह से क्लैपिंग करते हैं, तो आप अपने 10 ऑर्गन को टोनिफाई कर रहे होते हैं। इट्स वेरी सिंपल, बट इसका जो इफेक्ट है अंदरूनी रूप से बहुत ही बढ़िया है। जो लोग हेल्दी होते हैं, जो हैप्पी होते हैं, जो खुश होते हैं, कहीं ना कहीं वो रोज इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप सभी लोग जीवन में थाली शायद अभी बजाने की जरूरत न पड़े, भगवान न करे कोरोना आए, लेकिन प्लीज ताली रोज बजाइए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संतोष पांडे जी से मैं पूछना चाहूंगी, सर माइक आपके पास रहेगा 1 मिनट और। मैं पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने बताया कि मैं फर्स्ट एडर हूँ, साथ में मैंने थोड़ा सा एक्यूप्रेशर भी सीखा हुआ था, पंचर नहीं, प्रेशर सीखा हुआ था। तो उसमें दिखाया गया था कि मैं कैसे बताऊं, ऐसा। So ये जो middle finger and the ring finger are your 2 legs. Your index finger and your small finger are your hands, and your thumb is your head, neck and head. और ये पूरा जो है ये आपका पूरा body. So this is the front of your body and this is the back of your body. So this is called Sujok, I guess. और जहाँ तक मुझे याद है कि जब आप ताली बजाते हैं तो आप अपने पूरे पॉइंट्स को ऑलरेडी दबा रहे हैं, जैसे आपने बताया। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो मेरी स्किन में जो ग्लो देख रहे हैं, जो मेरा फिगर देख रहे हैं, ये डॉक्टर संतोष पांडे का बहुत बहुत जी। शुरुआत डॉक्टर शंकर सावंत ने की थी जब मुझे बहुत ज़्यादा एलोपेशिया हो गया था, तब उन्होंने शुरुआत की थी, तब उन्होंने PRP करके मुझे थोड़ा बहुत ठीक किया था और उसके बाद आगे आप लेकर के गए। सो आई एम हियर व्हाट आई एम फॉर यू बिकॉज ऑफ यू। आई रिक्वेस्ट मेधा जी एंड विश्वजीत मंडल जी टू प्लीज ऑनर डॉक्टर संतोष पांडे। Yes. I'm so happy to be here and honoring Dr. Pandey because even I have been his patient. I have some chronic condition and he has treated me and he's a magician. Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया। विश्वजीत जी, आपको हम चाहेंगे कि आप स्टेज पर रुके रहिए। Few words about Dr. Biswajit Mondal. This is I would like to tell you something about Haifa, about this unique initiative and award towards felicitating the ones who have given their life and soul towards being of the society, that is Haifa. Healthcare iconic fashion and awards. This idea came to an existence under the visionary leadership of Dr. Biswajit Mondal. This unique initiative is the first of its kind event where the spotlight will shine on doctors, nurses, ward boys, ambulance, driver and social worker. Now, not just for their medical service but for their courage, compassion and commitment during the most tested times, especially during COVID pandemic. I request Dr. Mondal to speak something about Haifa and your journey. गुड आफ्टरनून। कल तक मैं खुद भी टेंशन में था कि क्या होगा ना होगा ये सब लेके, बट टुडे आई एम फाइन एंड एवरीथिंग्स विल बी गोइंग ऑन फ्लो। आप लोग का थैंक यू आने के लिए, एंड एज वेल एज दिस इज माय फर्स्ट इवेंट एंड आई एम आल्सो इन प्रोफेशन अ डॉक्टर। सो आई अंडरस्टूड दैट कि हम लोग जो भी काम करते हैं, डॉक्टर छोड़ के नर्स हो, वार्ड बॉय हो, एम्बुलेंस हो, सबका कम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है एक पेशेंट हैंडल से स्टार्ट करके अपना हॉस्पिटल चलाने में, एज वेल हेल्थ केयर रनिंग करने में। तो मेरा मानना ये था कि सबको एक फ्रेम में लाके अगर हम सबको एक साथ में मतलब एक अपॉर्चुनिटी दे तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक एम्बुलेंस ड्राइवर कभी नहीं सोच सकते कि वो हमारे साथ भी खड़ा रहेगा, लेकिन हमारा ये अपॉर्चुनिटी है कि वो भी कंट्रीब्यूशन करता तो उसको भी रहना जरूरी है, एज वेल एज बाकी सारे का। डॉक्टर्स हमारा जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स है उन लोग का तो मतलब क्या बोलोगे गॉड के बाद वाले वो लोग आते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे। Thank you very much. We are taking this opportunity to thank our sponsors and co-sponsors. Thanking sponsors and co-sponsors, hospital partners, Nanavati Super Speciality Hospital, Asian Cancer Institute, Kolkata Nurture Foundation, ASU RX Diagnostic, and the media partners Z News, Z Business, Z24, Hindustan Times, Midday and Global. We request you all to have lunch break and we will be back. Please enjoy your lunch. This is just an interval. Thank you very much. विशिष्ट और सम्माननीय व्यक्तियों का now to immortal and likely of the deed of